प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 26 रचनात्मक अभिव्यक्ति पढ़ेंगे। रचनात्मक अभिव्यक्ति होता है रचना से संबंधित अभिव्यक्ति करना। कोई भी रचना, किसी भी विधा की रचना करना और उस रचना के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। बच्चों, हिंदी भाषा में रचनात्मक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना भाषा की पूर्ण रूप में अभिव्यक्ति संभव नहीं है। यह रचनात्मक अभिव्यक्ति मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में होती है। देखिए, इसके बिना क्या भाषा की पूर्ण रूप में अभिव्यक्ति संभव नहीं है। भाषा हमने सीख ली है, हम लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, किंतु अगर हम अपने ही विचारों को अभिव्यक्त न कर पाए तो भाषा की पूर्णता नहीं मानी जाती। तो रचनात्मक अभिव्यक्ति का अर्थ ही यही है कि अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करना। रचनात्मक अभिव्यक्ति मौखिक रूप में, लिखित रूप में, दोनों रूपों में होती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत कई विधाएं आती हैं। अब जो हम रचनाएं रचते हैं उसमें कई विधाएं आती हैं, जैसे हमारी आती है कहानी लेखन आता है, कविता लेखन आता है, भाषण देना आता है, साथ ही इसमें विज्ञापन हम जो लेखन करते हैं, चित्र वर्णन हम जो करते हैं, ये सब हमारा रचनात्मक अभिव्यक्ति आती है कि हमें कितनी काबिलियत है किसी चीज को रचने की। और साथ ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? भाषा। ठीक है, तो ये होता है रचनात्मक अभिव्यक्ति। आज इसके अंतर्गत हम आशुभाषण और रिपोर्ट को जानेंगे। आशुभाषण, भाषण और आशुभाषण में केवल मुख्य अंतर यही है कि भाषण में विषय की जानकारी वक्ता को पहले से होती है और उस विषय पर अपने विचारों को जोड़ने का अर्थात अपना वक्तव्य तैयार करने का पूरा समय वक्ता के पास होता है। ठीक है, भाषण में क्या होता है कि वक्ता के पास जिस विषय पे उसे भाषण देना है उसकी जानकारी उसे बहुत पहले से होती है और उसके पास उस विषय से जुड़े हुए अपने विचारों को लिपिबद्ध करने की और किस तरह से उसे वो भाषण देना है उस चीज की तैयारी करने के लिए पूरा समय होता है। लेकिन आशुभाषण में ऐसा नहीं होता। आशुभाषण में विषय तत्काल दिया जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे कहीं पे कोई प्रतियोगिता है, भाषण की प्रतियोगिता है, उसमें व्यक्ति जा रहे हैं, कई लोग उसमें प्रतिभागी हैं, तो उसमें उनको तुरंत उनको एक विषय दिया जाता है कि आपको इस विषय पर आज भाषण देना होगा और उस विषय को तैयार करने के लिए उन्हें सिर्फ 10 से 5 मिनट का समय, 5 से 10 मिनट का टाइम दिया जाता है वक्तव्य तैयार करने का पूरा। ये देखो, ऐसा नहीं है। आशुभाषण में विषय तत्काल दिया जाता है, वक्ता को उस विषय पर मंथन कर अपना वक्तव्य तैयार करने के लिए 5 से 10 मिनट का समय दिया जाता है। जो विद्यार्थी भाषण कला में पारंगत होता है वही विद्यार्थी आशुभाषण में हिस्सा ले सकता है। इसके लिए आवश्यक है आत्मविश्वास, धैर्य, विविध विषयों का ज्ञान, तुरंत सोचने की क्षमता तथा अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने की कला। देखिए, आशुभाषण में हिस्सा वही व्यक्ति ले सकता है जिसको भाषण देना आता हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो भाषण देना जानता है तो उसे पता है कि उसे किस प्रकार अपने जो भाषण है उसको किस तरह तैयार करना है और कैसे बोलना है। अब ये भाषण के लिए, आशुभाषण के लिए व्यक्ति के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, उसको यह पता होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, कोई भी विषय मुझे दिया जाए मैं उस पर बोल सकता हूँ। उसमें धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको विषय मिला और आपने अपना धैर्य खो दिया, अरे ये विषय है, अच्छा इस पे ऐसे करना चाहिए, कैसे, ये क्या है, क्या करूं, ये नहीं होना चाहिए। धैर्य होना चाहिए उसमें। विविध विषयों का ज्ञान, हमारे जब तक अलग अलग चीजों का ज्ञान होना चाहिए, अलग अलग विषयों का ज्ञान होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा भाषण जिस भी चीज में है और हमें उससे जुड़ी हुई कोई और चीज याद आ रही है तो हम अपने उस दूसरे विषय के ज्ञान को वहां पे उजागर कर सकते हैं और साथ ही हम अपने भाषण को प्रभावशाली भी बना सकते हैं। तुरंत सोचने की क्षमता होनी चाहिए। अगर जैसे हम आशुभाषण में तो होता ही यही है कि 5 से 10 मिनट का टाइम दिया जाता है सोचने के लिए, तो 5 से 10 मिनट यानी कि ये हमें विषय हमारे हाथ में आया और हमने तुरंत सोचना आरंभ कर दिया कि हमें इस पे क्या करना चाहिए। ये क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति के अंतर्गत। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने की कला होनी चाहिए। अपनी बात को हम इस प्रकार कहें कि वो सुनने वालों पर प्रभाव डाले। अगर हमारे पास इस प्रकार की कला है तो ही हमारा भाषण उत्तम होगा। विषय मिलते ही उस पर तुरंत सोचकर आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर अपने भाषण को तैयार किया जाना चाहिए। विषय मिलने पर तुरंत ही हमें अपने जो विषय है उस पर सोच विचार करके बिंदुओं को या तो लिपिबद्ध कर लो। लिपिबद्ध करने में अधिक समय लगता है, यानी लिखने में काफी टाइम लगता है, तो उस पर क्या है, अपना ध्यान केंद्रित करो कि हाँ, मेरा टॉपिक, जो मेरा विषय है वो ये है, तो इस विषय से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मैं अपना भाषण किस तरह से देना चाहूंगा, तो उस पर हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना होता है। 5 से 10 मिनट आप दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, आप अपने केवल विषय पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आपका ध्यान पूर्ण रूप से आपके विषय पर केंद्रित होता है और फिर आप अपना भाषण तैयार करते हैं। तो ये होता है आशुभाषण। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिपोर्ट की। आशुभाषण के बारे में हमने जाना, वो रचनात्मक अभिव्यक्ति की वाचन कला थी। अब हम जानेंगे रिपोर्ट लेखन के बारे में, प्रतिवेदन लेखन के बारे में, जो कि लेखन की एक कला है। प्रतिवेदन का अर्थ है सूचना देना।
प्रतिवेदन का अर्थ क्या है? सूचना देना। किसी घटना या कार्यक्रम के बारे में दिया गया संक्षिप्त एवं सटीक वर्णन प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। देखिए, कोई भी घटना, या तो कोई घटना घटी हो या कोई कार्यक्रम हो, उसके बारे में संक्षिप्त यानी कि थोड़े में, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का कार्यक्रम है तो आप 1 घंटे का पूरा 1 घंटे तक पढ़ा जाने वाला विवरण देंगे, ऐसा नहीं है, आप उसको छोटा करके देंगे। ठीक है, संक्षिप्त होगा, सटीक वर्णन होगा, सिर्फ वही चीज आप देंगे जो मुख्य है, जो महत्वपूर्ण है। प्रतिवेदन या रिपोर्ट लेखन कहलाता है। ठीक है, सटीक और संक्षिप्त जो वर्णन होता है वही क्या? प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। इसमें कम शब्दों में घटना या कार्यक्रम का ऐसा क्रमबद्ध चित्रण किया जाता है कि जिसे पढ़कर पाठक के सामने कार्यक्रम का पूरा चित्र उभरने लगता है। देखिए क्या होता है इसमें, क्या कम शब्दों में, ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था, संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब कम शब्द होने चाहिए इसके अंतर्गत। उस कम शब्दों में घटना या कार्यक्रम का ऐसा क्रमबद्ध तरीका होता है, क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं है जब मान लो जैसे किसी का आपने विवाह के बारे में अगर आप वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं पे आपके स्कूल में जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसके बारे में आप वर्णन कर रहे हैं, तो देखो पहली बात तो ये है कि जो रिपोर्ट होती है हमेशा भूतकाल में चलती है, अक्सर ज्यादातर ये भूतकाल में चलती है, क्योंकि जो घटनाएं या कार्यक्रम बीत चुके होते हैं उनके बाद ही आप उनका विवरण देते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप क्रमबद्ध, जैसे बोला इन्होंने, ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी प्रतियोगिता के, मतलब मान लो दौड़ की कोई प्रतियोगिता थी, आपने सीधे सीधे शुरू कर दिया कि प्रतियोगिता में ये विजय हुआ। ठीक है, फिर इन प्रतिभागियों ने भाग लिया, फिर उसके बाद आप कहो कि वो खाना खाने चले गए, फिर उसके बाद कहो अब वो दौड़ने लगे, तो ये उल्टा सीधा क्रम है। आपको क्रमबद्ध तरीके से करना होगा। जैसे कि हमारे स्कूल में इस तरह की एक प्रतियोगिता आयोजित हुई, उसमें इन लोगों ने भाग लिया, फिर इस प्रकार वो लोग दौड़े, और उसके बाद इस प्रकार दौड़ने के कारण, अपनी मेहनत के कारण वो इस मुकाम पर पहुंचे, या फिर उन्होंने ये पद ग्रहण किया। तो इस तरह क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, और ये इस प्रकार होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है पाठक, उसके सामने पूरा कार्यक्रम एक ऐसे चित्र की तरह उभरने लगे, ऐसा लगे कि जैसे वो पढ़ नहीं रहा, वो उस कार्यक्रम को साक्षात देख रहा है। तो आपका वर्णन इस प्रकार होना चाहिए। कुछ प्रतिवेदन ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में होने वाले कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हैं। देखिए ज्यादातर क्या होते हैं, जो भूतकाल मतलब बीत चुका हुआ कार्य होता है उस पे लिखे जाते हैं, पर लेकिन अधिकतर कुछ ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में आने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हैं। जो घटना के ऊपर है वो तो बीते हुए के ऊपर होगा। कार्यक्रम में 2 तरह से हो सकते हैं, या तो वो बीत चुका कार्यक्रम उसके बारे में है, या फिर आगे आने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहा है। जबकि कुछ प्रतिवेदन बल्कि अभी अधिकतर ऐसे होते हैं जो हो चुके कार्य के विषय में जानकारी देते हैं, जैसे मैं बता चुकी हूँ। आओ प्रतिवेदन के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए ये एक घटना है, बारवेल में गिरी बच्ची के बाहर आने का प्रतिवेदन रिपोर्ट। ठीक है, बारवेल में एक बच्ची गिर गई थी, उसके गिरने की और उसके बाहर आने की घटना के बारे में है। पलवल, जगह का नाम बता दिया, किस जगह की है। करीब 22 फीट नीचे बारवेल में फंसी तन्नू को 9 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद बुधवार रात 12:50 बजे सही सलामत निकाल लिया गया। पूरा सटीक वर्णन दिया है इन्होंने, कितना गहरा था, कितने घंटे तक वो वहां पे रही, जो गिरी है उसका नाम, किस समय, मतलब कौन सा दिन था, किस समय पे, रात में कितने बजे, वो भी बता दिया। तो इस तरह सटीक वर्णन होना चाहिए। तन्नू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, वहां से गुरुवार सुबह उसे पलवल के एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया। देखो बिल्कुल सटीक है, अस्पताल ले जाया गया, फिर गुरुवार, दिन तारीख बिल्कुल समय सब कुछ सटीक होना चाहिए। ठीक है, सुबह उसे पलवल के एक निजी अस्पताल भेज दिया। अब वह पूरी तरह से ठीक है। 3.5 साल की तन्नू गाँव बल्लई में अपने नाना के घर खेलते हुए मकान के पीछे बने बोरवेल में गिर गई थी। जेसीबी मशीन और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मदद से बारवेल को ठीक पास में गड्ढा बनाया गया। फिर अनुमान लगाकर बारवेल की बगल में सुरंग बनाई गई, और इस प्रकार बचाव दल के लोग तन्नू तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये छोटी सी एक रिपोर्ट है, एक घटना के बारे में विवरण दे रही है, और ये जब हम पढ़ते हैं तो हमारे समक्ष ये पूरी की पूरी घटना चित्रित होकर के चलती है। तो इस प्रकार का वर्णन होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। देखो तारीख, समय, दिन, रात है या दिन है, ऐसा करके कौन सा दिन है वो भी इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो पूरा सटीक वर्णन होना चाहिए। छोटी सी रिपोर्ट है, हालांकि इस घटना को घटने में 9 घंटे का समय लगा है। तो ऐसा नहीं है कि 9 घंटे का पूरा ये विवरण करते रहे, नहीं, इन्होंने 9 घंटे का विवरण इतने छोटे शब्दों में बता दिया है, तो हमें छोटे शब्दों में पूरी घटना का पता चल गया। तो यही होता है रिपोर्ट लिखना। तो आज बच्चों मैंने आपको रिपोर्ट लेखन बता दिया है, आपको मैंने आशुभाषण बता दिया है। अब आप इसे आराम से कर सकते हैं।
फिर भी अगर आपको इसको करने में कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।